नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल की सियासत का सुपर संडे, भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। शामिल होने के बाद मिथुन की हुकार, असली कोबरा हूं, एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। जी हां दोस्तों, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली से करीब 1 घंटे पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल का हक छीना जा रहा है, इसके लिए मैं आज भाजपा में आया हूं। उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि मैं जोलधरा या बोले बोरा सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, एक दंश में ही काम तमाम कर दूंगा। मंच से मिथुन ने अपनी फिल्म के कई प्रसिद्ध डायलॉग्स भी सुनाए। उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग मारूंगा यहां लाश गिरेगी शमशान में भी सुनाया। उन्होंने कहा कि यह डायलॉग अब पुराना हो गया है। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं बंगाल में रहने वाले सभी बंगालियों से बोलता हूं कि हर चीज में आपका हक है। आपका हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। मैं दिल से बंगाली हूं। हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। बीजेपी वोट खरीदना चाहे तो पैसे ले लेना, लेकिन टीएमसी को वोट देना। जी हां दोस्तों, कोलकाता में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पद यात्रा निकाली। इसमें उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की महंगी कीमतों के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत एक सिंडिकेट के बारे में जानता है। यह सिंडिकेट मोदी और अमित शाह का है। पीएम मोदी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। बंगाल के लोग बहुत खतरे में आ जाएंगे अगर बीजेपी जैसी विभाजनकारी ताकत राज्य में सत्ता पर काबिज होती है। बीजेपी नेताओं के बार बार खेला होबे शब्द इस्तेमाल करने पर ममता ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेला होबे, हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूं। अगर बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो आप उनसे पैसे ले लें और टीएमसी को वोट दें। उन्होंने आगे कहा कि परिवर्तन तो दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और अन्य राज्यों को देखें, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत बोले कोलकाता में है केंद्र सरकार, इसलिए 13 मार्च को हम भी वहां जाएंगे। जी हां दोस्तों, 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली बॉर्डर से अब ये मार्च कोलकाता में कूच करने वाला है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इन दिनों पूरी सरकार कोलकाता के विधानसभा चुनाव के लिए लगी हुई है, इसलिए अब किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी अब कोलकाता जाएगा, वहां के किसानों से बात करेगा और सरकार से भी बात करेगा। इसके लिए 13 मार्च को तारीख तय की गई है। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन के नेता अब उन जगहों पर भी किसानों के बीच जाने की योजना बना रहे हैं जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 100 दिन से चल रहे आंदोलन की अनदेखी की है, इसलिए अब वह उसे भी नुकसान पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों ने प्रदर्शन स्थलों पर पंखे, मच्छरदानियां, फ्रिज और अन्य सामान लाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों गुरुवार को टिकरी बॉर्डर पर गर्मी से तैयारियों का नजारा देखने को मिला। यहां पानी की सप्लाई के लिए बोरवेल किया गया, गर्मी से बचने के लिए फ्रिज लगा दिया गया, ठंडक के लिए बांस की छोटी झोपड़ियां बनाई जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय राउत का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले नरेंद्र मोदी ने ली इंदिरा गांधी की जगह, आपातकाल का दौर आज से बेहतर था। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 1975 का आपातकाल एक पुराना मुद्दा है जिसे हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कोई भी कह सकता है कि आपातकाल का दौर इससे बेहतर था। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में अखबार के कार्यकारी संपादक रावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जरिए लगाए गए आपातकाल पर खेद व्यक्त
कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के फैसले के लिए दंडित किया। उन्होंने उन्हें सबक सिखाया, लेकिन बाद में उन्हें वापस सत्ता में लाकर माफ कर दिया। आपातकाल एक पुराना मुद्दा है, इसकी चर्चा बार बार क्यों की जाए? इस मुद्दे को स्थायी रूप से दफना देना चाहिए। इसके साथ ही राउत ने राहुल गांधी को एक स्पष्ट और सरल व्यक्ति बताया है। राउत ने कहा कि उनकी टिप्पणियों से एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। 1975 का आपातकाल असाधारण परिस्थितियों में लगाया गया था। राजनीति और मीडिया की वर्तमान पीढ़ी को अतीत को लेकर कोई आभास नहीं है और न ही वे प्रभावित हुए थे। देश में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कोई भी कह सकता है कि 1975 का आपातकाल इससे बेहतर था। उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए। रावत ने कहा कि हाल ही में आयकर विभाग ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर छापे मारे जब उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट ने राजद्रोह के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की बात करते हुए मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल पर सवालिया निशान उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी विदेश मंत्री ने कहा एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, दोस्त हैं भारत और चाइना। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग वी ने कहा है कि चीन और भारत एक दूसरे के दोस्त और साझेदार हैं, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। पैंगोंग डिसएंगेजमेंट के बाद यह वांग वी की भारत चीन रिश्तों पर पहली टिप्पणी है। वांग वी ने कहा कि चीन भारत संबंध अनिवार्य रूप से इस बारे में है कि कैसे दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश एक साथ मिलकर विकास और कायाकल्प को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले शुक्रवार को चीन में नियुक्त भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने चीन उप विदेश मंत्री लियू झाओ से मुलाकात की। उन्होंने पूर्वी लद्दाख के शेष हिस्सों से दोनों देशों के सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे सीमा पर शांति एवं स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल माहौल भी बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण में अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और बीमारू भूमि बनी केरल। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों केरल और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आज एक रोड शो किया। इसके बाद वह केरल पहुंचे। यहां शाह ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक चुनावी रैली में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनाव प्रचार का नया नारा होगा, मोदी के साथ नया केरल। शाह ने तिरुवनंतपुरम में श्री रामकृष्ण आश्रम का भी दौरा किया। इस दौरान शाह ने आश्रम के संतों से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह त्रिवेंद्रम की रैली में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन समेत केरल बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरल विजय यात्रा पर अमित शाह ने कहा कि आज हम चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। यह भगवान पद्मनाभ की भूमि है, यहां आकर बेहद खुश हूं, लेकिन अब यह भूमि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा की भूमि बन गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरठ किसान महापंचायत, प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस किसानों के साथ, चाहे 100 दिन लग जाए या फिर 100 साल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान काफी समय से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस किसानों का खुला समर्थन कर इन दिनों किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आज पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले में कांग्रेस पार्टी की किसान महापंचायत हो रही थी। इसमें कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कितने भी साल लग जाएं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। इसके लिए चाहे 100 दिन लगे या फिर 100 साल लग जाए, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपके भलाई के लिए बनाए गए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खरबपति मित्रों की भलाई के लिए बनाए गए हैं? आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर ये कानून आपके लिए बनाया गया होता तो लाखों किसान बॉर्डर पर नहीं होते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बढ़ रहा है वैश्विक दबाव। जी हां दोस्तों, म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में बढ़ते जनाक्रोश पर की जा रही हिंसक कार्यवाही के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ रहा है कि वह म्यांमार की सैन्य सरकार पर और अधिक प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही कई देश इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि वैश्विक निंदा के आदी हो चुके म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को किस प्रकार हटाया जाए। दोस्तों, महामारी के कारण पहले से ही आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना म्यांमार की सेना सरकार को अब दस्त करने की चुनौती और बढ़ गई है। फिर भी कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि दमनकारी सरकार के संसाधनों और उसे मिलने वाले धन के स्रोत में कटौती कर दबाव बनाया जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में कोरोना के मामले बढ़े, 4 जिलों में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र केरल के साथ ही पंजाब में भी इस महामारी वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन और पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने शनिवार को कोरोना वायरस के हालात पर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी आयुक्तों, जिला पुलिस प्रमुखों और सिविल सर्जनों के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इनमें जालंधर, एसबीएस नगर, होशियारपुर और कपूरथला शामिल है। इन जिलों में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 66 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 25 लाख 79 हजार को पार कर गया है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या 5 लाख 23 हजार को पार कर गई है। दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, पोलैंड आदि एशियाई देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 12 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,57,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 22 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फास्टैग यूजर्स के लिए एनएचएआई की चेतावनी, कहा बेचा जा रहा है नकली फास्टैग, रहें सावधान। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी अपनी कार में फास्टैग लगवाया है या फिर फास्टैग खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों फास्टैग में फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लोगों को नकली फास्टैग के बारे में चेतावनी जारी की है। एनएचएआई ने कहा है कि कुछ जालसाजों ने नकली फास्टैग को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। वास्तव में इन धोखेबाजों ने एनएचएआई, आईएचएमसीएल की तरह ही नकली फास्टैग बेचना शुरू कर दिया है। ये फास्टैग असली जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये नकली हैं। ऐसे में यूजर्स को इस तरह के फ्रॉड से बचने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कई स्थानों पर गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों पंजाब के उत्तरी भागों के साथ साथ दक्षिणी केरल में भी हल्की बारिश हुई है। उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अनुमान है। वहीं दोस्तों पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में दिनों रात के तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल वुमेन डे 2021, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार में महिलाओं को मिलेगी फ्री एंट्री, एएसआई का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप ताजमहल, लाल किला या फिर कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतें देखना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। एएसआई ने घोषणा की है कि आज यानी कि 8 मार्च को उसके संरक्षित स्मारकों में महिलाओं को फ्री एंट्री दी जाएगी। दोस्तों एएसआई ने अपने आदेश में कहा कि 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में एएसआई के सभी स्मारक महिलाओं के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे। इन स्मारकों में घूमने पर महिलाओं से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने पर कंपनियां देगी 5% की छूट। जी हां दोस्तों, यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नया वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने वालों को कंपनियां 5% की छूट देगी। नई वॉलेटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल को 20 साल और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट की छत से गिरने से हुई मौत। जी हां दोस्तों, गोल्ड के बदले लोन देने वाली कंपनी मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट का शुक्रवार रात को छत से गिरने से निधन हो गया। वे दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहते थे। पुलिस के मुताबिक 71 साल के एमजी जॉर्ज मुथूट इन दिनों बीमार चल रहे थे। वे शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने घर की छत से गिर गए। उन्हें रात में ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। किसी आशंका को देखते हुए शनिवार को उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें उनकी मौत को सामान्य पाया गया है। दोस्तों, पुलिस आयुक्त आरपी मीणा ने कहा कि मामले की जांच करते हुए बयान दर्ज किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं। उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल का आगाज 9 अप्रैल से फाइनल समेत प्ले ऑफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में पहली बार कोई टीम घर में नहीं खेलेगी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल सीजन 14 का शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आईपीएल के सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। पिछला सीजन कोरोना काल के कारण मार्च अप्रैल के बजाय सितंबर नवंबर में कराया गया था। इस बार टूर्नामेंट की भारत में वापसी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में टूर्नामेंट होने के बावजूद कोई भी टीम अपने घर में मैच नहीं खेलेगी, यानी कि कोलकाता का मैच कोलकाता और मुंबई का मैच मुंबई में नहीं होगा। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इस बार 11 डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे खेले जाएंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठाणे के व्यापारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। करीब 10 घंटे तक पानी में थी बॉडी, चेहरे पीठ पर जख्मों के हैं निशान। जी हां दोस्तों, ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि मनसुख की बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। चेहरे और पीठ पर जख्मों के निशान भी मिले हैं। मनसुख की बॉडी को विसरा कलिना की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। ये डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब स्पष्ट हो सकेंगे। दोस्तों, मनसुख का शव 5 फरवरी को ठाणे के करीब कलवा क्रीक में मिला था। पुलिस ने खुदकुशी की बात कही थी, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया था। मनसुख पिछले कुछ दिनों से जो कार चला रहे थे, वो 25 फरवरी को एंटीलिया से 200 मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में मिली थी। इस कार में जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी भी लिखी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जिसको कि लिटिल मास्टर के नाम से पहचान मिली, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।